नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और अब नजर बड़ी खबरों पर। न्यूजीलैंड में साउथ ऑकलैंड सिटी की 2 मस्जिदों में हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वारदात में 27 लोगों की मौत हो गई है। वारदात के वक्त बांग्लादेशी क्रिकेटर्स मस्जिद में मौजूद थे। इसके बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में आयोजित होने वाले सेमिनार में शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रखने वाले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज फेसबुक के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये पहल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर अहम सुनवाई होने जा रही है। सपा, बसपा, टीडीपी समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने याचिका लगाई है। सोशल मीडिया और शक्ति ऐप को लेकर कांग्रेस की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक भी आज ही होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। जोगी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी आज जांजगीर चांपा में स्वाभिमान बैठक करेंगे। इस दौरान प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां एक सैलून और स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 5 लड़कियों के साथ एक महिला दलाल और एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम सेमिनार में शामिल होंगे, जिसमें हेल्थ फॉर ऑल स्कीम की रूपरेखा पर मंथन होगी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी अपनी राय रखने वाले हैं। वहीं सेमिनार में विशेषज्ञों से चर्चा भी की जाएगी। इस दौरान इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीएल पूनिया, ताम्रध्वज साहू समेत कई बड़े नेता मौजूद रखने वाले हैं। आपको बता दें, सरकार गरीब किसान के बाद अब हेल्थ सेक्टर पर फोकस कर रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सेमिनार होने वाला है। इस सेमिनार में लंबी चर्चा होगी और बातचीत की जाएगी कि किस तरह से इस हेल्थ स्कीम को लागू किया जाए, इसके क्या फायदे होंगे, इसमें क्या कमियां होंगी, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, लोगों को इससे कितना फायदा होने वाला है, किस वर्ग के लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा, कहां किस तरह की कमी से जूझना पड़ेगा। वो तमाम बिंदुओं पर इस सेमिनार में डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, चर्चा होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है। हेल्थ फॉर ऑल कार्यशाला की शिकायत यहां पर की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इसके तहत लगाया गया है। बीजेपी ने आयोजन की भी शिकायत कर दी है। कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर भी यहां शिकायत की गई है। तो आपको बता दें कि इस स्कीम को लेकर चर्चा होनी है और इसको लेकर शिकायत की गई है। तो आपको बता दें कि हेल्थ फॉर ऑल कार्यशाला जो आज होने वाली है, इस कार्यशाला को लेकर बीजेपी शिकायती मूड में नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है और इस पूरे आयोजन को आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी बता रही है। तो राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इसको लेकर भी सवाल बीजेपी खड़ी कर रही है और बीजेपी का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग से बीजेपी शिकायत करने पहुंची है। आचार संहिता का उल्लंघन इसे करार दिया जा रहा है। कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। बीजेपी ने कहा कि ये आयोजन आचार संहिता का उल्लंघन है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र और हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहला सवाल, क्या कर राहुल गांधी के बारे में क्या अपडेट, कब तक पहुंचने वाले हैं? देखिए दीपेश, राहुल गांधी बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ में जो है प्रदेश प्रभारी जो है पीएल पूनिया वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ में और कैबिनेट के मंत्री हैं, गृह मंत्री भी साथ में हैं और वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। और जस्ट अभी कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी
पहुंचने वाले हैं। तो उनके स्वागत के लिए राज्यसभा सांसद वो छाया वर्मा वो भी पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह से ये जो लाइव आपको तस्वीरें मिल रही होंगी कि जिस तरह से जो है टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ये सारे लोग वहां पे खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं और कुछ देर में ही राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए जो आला जो नेता हैं कांग्रेस के वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यहां से सीधे वो होटल जो निजी होटल है वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ का उसमें वो शिरकत करेंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वहां रहेंगे। उसके बाद उड़ीसा में उनका कार्यक्रम है वहां वो जाएंगे। उसके बाद फिर वो वापस एयरपोर्ट आएंगे। एयरपोर्ट से जो है यहां से क्योंकि कल राष्ट्रीय जो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है उसमें जो है भूपेश बघेल और साथ में पीएल पुनिया भी उनके साथ में जाएंगे दिल्ली। तो कल बैठक में आयोजित उसमें भी शामिल होंगे। तो इस तरह से जो है भूपेश बघेल और साथ में टीएस सिंहदेव वगैरह एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी जो आपको मिल रही है भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव, छाया वर्मा ये सारे जो बड़े जो नेता हैं वो सारे लोग जो है एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं रिसीव करने के लिए राहुल गांधी। बस कुछ ही देर में दीपेश राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करके सीधे जो होटल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें वो पहुंचेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं और उसके बाद राहुल गांधी बस कुछ देर का इंतजार है। उसके बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आचार संहिता लगी उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बड़े और भी जो दावेदार हैं लोकसभा की लड़ने के लिए वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो ये गुहार लगाएंगे कि जिस तरह से लोकसभा में दावेदारी जो क्योंकि लंबी फेहरिस्त है 4 से 5 लोग जो है एक लोकसभा सीट से यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये यहाँ पर वो लोग भी पहुंचे हैं। करीब 60 लोगों की लिस्ट एक बनाई गई है जो एसपीजी को सौंपी गई है जो यहाँ पर जो नेता स्वागत करेंगे, जो नेताओं से राहुल गांधी मिलेंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसके बाद सीधे ये वो जो निजी कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। जो यूनिवर्सल हेल्थ जो कार्यशाला है उसमें वो आयोजन में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद 40 से 45 मिनट वहां पर रुकेंगे। उसके बाद उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा से फिर वापस एयरपोर्ट पे आएंगे 12 बजे तकरीबन। उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो और साथ में जो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया है वो भी उनके साथ में जाएंगे। और कल जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है तो उसमें जो प्रत्याशियों को चयन को लेकर वहां पर मोहर लग सकती है। पीएल पुनिया जो है आप देख सकते हैं कि पीएल पुनिया भी साथ में एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और साथ में चरणदास महंत भी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी जिस तरह ज्योत्सना महंत के लेकर वो दावेदार कर रहे हैं तो इसलिए दावेदार भी जो है एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो चंदन यादव भी दिख रहे हैं जो सचिव हैं एआईसीसी के। तो इस तरह से सारे जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। दावेदार जो है लोकसभा के अपने दावेदारी कर रहे हैं वो लोग भी जो है रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी का स्वागत करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से वो सीधे जो निजी होटल है वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम जो यूनिवर्सल हेल्थ है जो स्कीम है उसको किस तरह से जो है इसको विशेषज्ञ उसमें अपना मंतव्य देंगे कि किस तरह से इस स्कीम को जो है लागू करना है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम है। तकरीबन 40 से 50 मिनट वहां पे रहेंगे। उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे जो है सीधे उड़ीसा में कार्यक्रम है उनका। बरगढ़ जो है जगह है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि उड़ीसा में भी चुनाव है, वहां पर विधानसभा के भी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे हैं तो इसलिए वहां भी वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वो वहां से जो है 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उनके साथ में भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी जो है जो पीएल पुनिया वो भी उनके साथ में जाएंगे। और कल जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है उसमें वो लोग शिरकत करेंगे। बिल्कुल। तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अब मालाएं भी मंत्रियों के हाथ में दे दी गई है, यानी कि समझा जा सकता है कि सरगर्मी तेज की और अब थोड़ा ही इंतजार रहा बाकी क्या साथ में रखे हैं। तुरंत आपके पास लौटते हैं, ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, कार्यक्रम में क्या कुछ कुनाक है, किन बिंदुओं पर बातचीत कुना है, कार्यशाला में किस तरह से तैयारियां नजर आ रही है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सभी के लिए जो निःशुल्क चिकित्सा है वो उपलब्ध कराएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए। यहाँ पर पूरी तरह से मंच तैयार हो चुका है और नेशनल कन्वेंशन है ये हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सर्वजन स्वास्थ्य का अधिकार। तो इसको लेकर तैयारियां हैं। प्रदेश भर के जो तमाम एनजीओ हैं जो काम करते हैं स्वास्थ्य के लिए वो आए हुए हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर शामिल है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रमुख डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो पूरी कार्यशाला
रहा है, इसका क्या एक तरह से कहें कि क्या मतलब निकाल? देखिए, देश में गरीब लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कांग्रेस की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता का एक अंग रहा है शुरू से, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कोशिश शुरू की है, मुझे लगता है कि उसका प्राथमिक स्वरूप यूनिवर्सल हेल्थ केयर के रूप में आया है और पूरे देश में ये लागू हो, इसके लिए विचार विमर्श बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो पूरे देश में सराहा गया है। हमें लगता है कि इस मॉडल को आगे ले जाने की जरूरत है। प्रारूप में जो भी तय हो उसमें ये कहा जाएगा कि जो गरीब लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत लंबे समय से ये महसूस किया जा रहा था कि इसका ताना बाना जो है बहुत सटीक होना चाहिए, तो उसका प्राथमिक स्वरूप आज तय होगा। और कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक संगठन और डॉक्टर्स के संगठन यहाँ मौजूद रहेंगे। जो भी विचार विमर्श होगा उसका पुख्ता स्वरूप देश के सामने रखा जाए, ये छत्तीसगढ़ मॉडल बने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बीजेपी दावा करे कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो उन्होंने बनाई हुई थी और उसको जो है हमारी केंद्रीय मंत्री से भी बात हुई थी उस समय, तो क्या आपको लगता है कि उसको जो रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों? देखिए, आयुष्मान भारत योजना का पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ सहित हाल है वो लोग देख रहे हैं। किसी भी बड़े राज्य ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया और ये इंश्योरेंस मॉडल इंश्योरेंस कंपनियों को पश्चिमी देशों की परिकल्पना को चिन्हित करता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया और ये सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल को ही सपोर्ट करता है। जो प्राथमिकता के स्तर पर 70 से 80% मरीजों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, वो बाह्य रोगी के रूप में पड़ती है। ज़्यादातर दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाती। आयुष्मान भारत योजना का जो मॉडल है वो इंश्योरेंस कंपनी के हित के लिए बनाया गया और मरीज जब भर्ती हो तभी ये लागू होता है। मुझे लगता है कि जब मरीज को तात्कालिक इलाज की ज़रूरत है तो उसको अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है और सरकारी धन जाया होता है। जो परिकल्पना है उसमें मरीज को बाह्य रोगी विभाग के रूप में इलाज मिल पाएगा और जो इमरजेंसी है, रोड साइड एक्सीडेंट है या जो महंगे इलाज की व्यवस्था है उसमें मरीज कर्जे में डूब जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ये परिकल्पना ऐसी होगी कि मरीज को अपनी जेब से न खर्चा करना पड़े और उसकी पुख्ता व्यवस्था प्राथमिक रूप में हो और जब इसमें परिष्कृत करने की जरूरत पड़े योजना को तब किया जाए। लेकिन सर, अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल सफिशिएंट नहीं होते। एक दिन आप लोगों ने बिल्कुल ममता मैं रोकना चाहूंगा और डॉक्टर साहब को भी आप साथ में रखिएगा। इस वक्त रायपुर से खबर निकलकर सामने आ रखी है, वो हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है। हेल्थ फॉर ऑल कार्यशाला की शिकायत बीजेपी के द्वारा की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन इसे करार दिया गया है। तो ममता जरा डॉक्टर साहब से पूछिए कि आखिर ये जो बीजेपी शिकायत कर रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन इसके द्वारा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? बीजेपी ने शिकायत की है और उनका कहना है कि मायाराम सुरजन फाउंडेशन, जिसके जो आयोजक हैं, वो संस्था जो है वो सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था है और ऐसे में ये आयोजन करती है। साथ ही सरकार ने जो वादा किया था इस स्कीम का, उस पर बात की जाती है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसमें तमाम एनजीओ और सामाजिक संगठन आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। सर, बीजेपी ने कंप्लेन की हुई है, जो आयोजन करता जो है उनके खिलाफ भी की है और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो है आचार संहिता का उल्लंघन। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही विघ्न डालना है और मुझे लगता है कि ये आधारहीन, तथ्यहीन शिकायत है और इसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। गैर सरकारी कार्यक्रम है और इसको आचार संहिता का उल्लंघन मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता। तो इनका कहना है कि गैर सरकारी संगठन का काम है और आचार संहिता का उल्लंघन इसमें शामिल ये नहीं होता है। और अब देखना ये, चलिए ममता साथ में रहे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। संजय जी, किस नजरिए से देखते हैं और क्या शिकायत की गई है? देखिए, राहुल गांधी जी का जो प्रस्तावित दौरा है और जिस तरीके से इस प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को जिस तरीके से पेंडिंग रखा गया है, आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सरकार की नई कोशिश की कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के एजेंडे को लेकर आएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर आएंगे और उसी संदर्भ में तमाम प्रकार के विशेषज्ञों को बुलाकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कहीं न कहीं एक सरकारी निर्णय के लिए पीछे से इस तरह की चर्चाओं को इन्होंने प्रारंभ किया। तो मुझे लगता है कि जहां पर नीतिगत फैसले होने, जहां पर ये सब चीजें होनी है, उसका आयोजन आचार संहिता के दौरान यदि लगता है तो मुझे लगता है इसमें घोर आपत्ति है और चुनाव आयोग को हम निश्चित रूप से कंप्लेंट करेंगे। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं संजय जी कि नीतिगत अगर फैसले होंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ,
अगर सिर्फ सिंपल चर्चा हो रही है, परिचर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो उसमें उल्लंघन कहाँ नजर आता है? देखिए, तमाम प्रकार के वो लोग इसमें शामिल हैं। पार्टी के नाम पर जिम्मेदार शासन के जो लोग हैं वो उसमें शामिल होने वाले हैं। ये तो ऐसा है कि आचार संहिता इसलिए इन्होंने पार्टी की बातचीत की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में राहुल गांधी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं पार्टी इन्वॉल्व तो हो रही है ना, कि वहां के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला रहे हैं, विशेषज्ञों को बुला लेते, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का उसमें क्या क्या रोल है? तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करने की, और उसके बाद समाचार पत्रों में आएगा कि सरकार ये करने जा रही है, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करने का मामला, सीधे सीधे ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और हम चुनाव आयोग से इसमें कंप्लेंट करेंगे, और इस तरह का प्रभावित करने का ये मामला है तो निश्चित रूप से ये एक गलत परंपरा की शुरुआत ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। संजय जी, खींच उसकी तो नहीं कि आयुष्मान को ब्रेक लगाकर ये नई स्कीम लेकर आ रहे हैं? देखिए, खीज हमारी नहीं है, ये तो देखिए आयुष्मान भारत का देश और दुनिया के अंदर में चर्चा है। खीज इनको है कि इतनी अच्छी योजना केंद्र की सरकार ने क्यों लाया, और इस आयुष्मान भारत का कहीं लाभ बीजेपी को तो नहीं मिलेगा। ये राजनीतिक चश्मे से इस चीज को देख रहे हैं। जब यूनिवर्सल, जब सारे देश के नागरिकों के लिए 50 करोड़ लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम आ रही है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के शासित राज्य है, उसमें कांग्रेसी राज्यों के द्वारा इस तरह के उसमें सवाल खड़ा करना, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है खीज तो इनको है कि बेहतर योजना जो केंद्र सरकार ने लाया है उसको वो एन केन प्रखंड, जबकि इनके पास में कोई योजना नहीं है। आज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल उसमें काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इनके पास कुछ योजना नहीं है। उसको बंद करने के पहले इनको एक नई योजना लाना था, उसके बाद आयुष्मान भारत को बंद करते हैं। देखिए, ये राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता इसलिए कि एक दिन यदि डिले होता है तो एक मौत हो जाती है, एक तमाम प्रकार के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन ये सरकार केवल राजनीतिक रूप से निर्णय लेती है, और इसीलिए आयुष्मान भारत को बंद किया गया। अच्छा, तो अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या चुनाव आयोग जाएंगे या फिर पहुंच चुके हैं? निश्चित रूप से चुनाव आयोग के सामने इस बात को गंभीरता के साथ में रखा जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, सुना भी होगा आपने संजय जी आखिर क्या कुछ कह रहे थे, जरा डॉक्टर साहब से भी पूछिए कि आखिर क्या लग रहा है कि क्यों इस तरह से पार्टी का इसमें रंग दिया जा रहा है? अगर विशेषज्ञों से चर्चा करनी है तो करते रहते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाने की क्या जरूरत थी? बात को जिस पे वो लगातार चिंता कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस तरह से क्यों कर रही है? दूसरी बात, क्या ऐसा कांग्रेस ही कर रही है या इसके पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने भी कई आयोजन किए हैं? देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, शासकीय भवनों में कार्यक्रम किए, और लगातार कांग्रेस इसकी शिकायत करती रही। ये तो गैर सरकारी संस्था गैर सरकारी भवन में प्राइवेट आयोजन कर रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके औचित्य और नैतिकता पर सवाल उठाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, जी हाँ, मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ही, अमित शाह ने ही एक सभा ली है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों को और दूसरे संस्थाओं को बुलाया गया था, और बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन हुआ था। उसके भी लेन देन का किसी प्रकार का हिसाब नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रकार के जो जन कल्याणकारी कदम उठा रही है कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और दूसरे लोग, उसमें किसी प्रकार का खलल डालने की मंशा है। मुझे लगता है कि ये प्रयास बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना तर्क है और बीजेपी अपनी बात रखने के प्रयास में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और जी हां, सियासी तीर शुरू हो गए चलने और बेहद तीखे हो चुके हैं। दरअसल रैलियों का दौर चल रहा है, और इन रैलियों के दौरान इस तरह की बयानबाजी हो रही है जो बेहद ही राजनीतिक पारा गरमा रही है। हम ऐसे ही तमाम खबरों पर आज बात करेंगे, और इनके खबर के पीछे की खबर भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि दरअसल जो खबर आपको पता है या जो खबर आपके सामने है उसके पीछे की खबर क्या है। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी रायपुर पहुंचे हुए हैं। दरअसल ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ है, और उसी के तहत राहुल गांधी रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर में जनसभा भी करेंगे, जनसंपर्क भी वो करेंगे। पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार राहुल गांधी कर रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करने के लिए। दरअसल इस बार कांग्रेस का टारगेट 11 सीटों पर है।
पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, उस प्रदर्शन के मद्देनजर कांग्रेस चाहती है कि वो 11 सीटों को टारगेट करे। 11 सीटें वो हासिल करना चाहती है, इसलिए इस बार मकसद उसका यही है। और आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम कोई भी हो, राजनीतिक जनसंपर्क हर राजनीतिक दल का नेता इस दौरान करता ही है, और वो भी राहुल गांधी करेंगे ही। पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और इन मुलाकातों के दौरान रणनीति भी तय होगी। जो दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के, उनसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम कोई भी हो, किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, उसके राजनीतिक नेतार्थ जरूर निकाले जाएंगे। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जमकर सियासी पारा गर्म है और सियासी पारे को गरमाने के पीछे नेताओं की बयानबाजी भी है। गुना पहुंचे थे गोपाल भार्गव। एक जनसभा में गोपाल भार्गव ने सीधा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को न केवल उन्होंने बेईमान करार दिया, बल्कि गुना में गोपाल भार्गव यहां तक कह गए कि अच्छा है कि वो राजशाही परिवार में पैदा नहीं हुए, शिवराज सिंह चौहान राजशाही परिवार में पैदा नहीं हुए। इसी पर हम बात करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का प्रचार विजय के संकल्प के साथ शुरू किया है। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेता शामिल हैं। हर चुनावी सभा में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के नेता करारा प्रहार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज में हर चीज बेकाऊ है। कर्मचारियों को फुटबॉल बना दिया। सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं। कोई करवाने के पैसा ले रहा है, कोई रुकवाने के पैसे ले रहा है। रेट तय है, रेट। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। कमलनाथ ज्योतिरादित्य, तुम्हारे राज्य में हर चीज बिकाऊ हो गई। गुना में चुनावी मंच से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला बोला और तो और लगे हाथों ये भी इशारा कर दिया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य की सरकार गिर जाएगी। यदि आप विजय बनाएंगे तो एक वोट में आपके लिए 2 सरकारें मिलेंगी। एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब केंद्र में अपनी फिर से सरकार बन जाएगी तो फिर इस मध्य प्रदेश की सरकार को 1 महीने से ज्यादा नहीं लगने वाला है। यह सरकार ज्यों की त्यों चली जाए। एक वोट में 2 फायदे हैं। कहीं एक वोट में एक ही आदमी जीतता है, यहाँ 2 सरकारें बन रही हैं एक वोट में। और अच्छा है, भगवान ने हमें किसी महारानी कोख से जन्म नहीं दिया। हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। इस बात को हम कहना चाहते हैं, हम मक्कार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा तो 2 कदम और आगे निकल गए। जो भी किसान 2 लाख रुपए का प्रमाण पत्र सिर्फ दिखा देगा, मैं नगद उसको 2 लाख रुपए दूंगा, उसको 4 लाख रुपए हो जाएगा। कुछ नेता प्रचार में जुटे हैं तो कुछ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने में। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे चुनावी तैयारियां देखने के लिए शहडोल पहुंचे तो संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर 2019 का महाभारत शुरू हो चुका है और आगे काफी कुछ देखने और सुनने को मिलता रहेगा। गुना से विकास दीक्षित के साथ समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। और अब आपको गोपाल भार्गव की बाइट या ये कहें कि वो बयान भी सुनवाते हैं जो विवादों का कारण बना है, जिसके चलते एक बार फिर वो सुर्खियां हासिल करने में कामयाब रहे। सुनिए। आपके साथ जो आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज है, महाराज है। अरे ये महाराजों का जमाना निकल गया। अब तो पब्लिक में और निर्वाचित नौकर होता है, सेवक होता है। गोपाल भार्गव सेवक है, शिवराज जी सेवक है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सेवक हैं। हम लोग कहेंगे राजा महाराजा नहीं। ये किसान पुत्र बैठे हैं दोनों जन, और बाकी यहाँ पर बैठे हैं। हमें कोई गर्व महसूस नहीं होता राजा और महाराजा से। और अच्छा है, भगवान ने हमें किसी महारानी कोख से जन्म नहीं दिया। हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। इस बात को हम कहना चाहते हैं, हम मक्कार नहीं है।
हम हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान को जानकारी देने वाले नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के सैनिकों को मरवाने वाले नहीं हैं। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा क्या करते हैं आपके साथ, जो आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज है महाराज है, अरे ये महाराजों का जमाना निकल गया। अब तो गोपाल भार्गव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी के तहत वो गुना पहुंचे थे, निशाने पर सिंधिया आ गए उनके। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, क्या गोपाल भार्गव एक तो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद शिवराज ज्यादा भारी हो रहे हैं, दूसरी बात गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की भी क्या ये कोशिश है? जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है, विवादित बयान है और एक तरह से अगर कहें कि चुनावों के पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक माध्यम भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। अगर रीवा की बात कही जाए, जहां पर मंच पर खुद गोपाल भार्गव बैठे हुए थे और वहां से रीवा सांसद ने विवादित बयान दिया था, तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं बड़बोले, उनके बोल अभी सामने नजर आ रहे हैं और एक तरह से अपना वर्चस्व भी, जैसा आपने कहा, कि वो भी दिखाने की कोशिश है, क्योंकि लगातार जो गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी उतना सामने नहीं आ पा रहे हैं जितना कि लगातार सक्रियता जो है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की देखने को लगातार मिल रही है। ऐसे में एक तरह से ये वर्चस्व की लड़ाई भी कही जा सकती है और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह का बयान भी दिया, एक तरफ से अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। रंजना, एक बात और, जिस तरीके से, जिस अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं गोपाल भार्गव, क्या वो ये भूल जाते हैं कि विजया राजे सिंधिया, उनकी ताकत, उनकी मेहनत संगठन को खड़ा करने में लगी हुई है, तो ये भूल जाते हैं कि वो भी राज परिवार से ही आती थी? जी बिल्कुल प्रशांत, यही एक बात है कि जिस राजघराने पर उन्होंने निशाना साधा है, उसी राजघराने की जो राजमाता है वो भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने में काफ़ी सालों तक उनका योगदान रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं, अब माहौल बदल चुका है और अब राजमाता के जो दिए हुए संस्कार थे वो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी तो हैं, लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं वो अब उन संस्कारों को नहीं ले पा रहे और उनमें जो बेईमानी है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इस तरह से निशाना साधा गया है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी यही है प्रशांत की मर्यादाएं जो कहें, चुनावी माहौल में जो मर्यादाएं हैं, जो मान सम्मान है, वो कहीं टूटता चला जा रहा है, वो कहीं दरकिनार होता चला जा रहा है। बिल्कुल दरकिनार कहीं होती चली जा रही हैं बातें, मर्यादाएं टूट रही हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन यहां पर खबर यह है कि दरअसल एक तो वर्चस्व की लड़ाई भी गोपाल भार्गव और शिवराज सिंह चौहान के बीच की है, जो एक साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी बात, गोपाल भार्गव ये भूल रहे हैं कि विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने जनसंघ को जमीन पर खड़ा करने के लिए अपनी ताकत लगाई है, इसके अलावा एक बात और भूल जाते हैं गोपाल भार्गव की यशोधरा राजे सिंधिया भी उसी परिवार से आती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी उसी परिवार से आती हैं। और ऐसे में अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठा रहे हैं तो अपने पार्टी के नेताओं पर भी उनका सवाल खड़ा हो रहा है। और यहां पर अब हम बात करेंगे एक और खबर की, जहां लक्ष्मण सिंह विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री भी हैं, सरकार, अब माफ कीजिएगा, विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, लेकिन यहां ये जरूर समझना होगा, लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है कि जो पार्टी के पर्यवेक्षक आते हैं वो पार्टी को कमजोर करते हैं, वोट कम हो जाते हैं। इसके पीछे के कई वजह मानी जा रही, कई कारण माने जा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये भी समझेंगे कि आखिर उनका निशाना है किस पर। सोनिया राणा हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। सोनिया, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं, पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर जब आते हैं पार्टी के, वो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रत्याशी को कमजोर करते हैं। क्या है पीछे की बात? जी देखिए, खबर दरअसल ये है कि सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह अक्सर विवादित ट्वीट करते हैं। इसके पहले उनकी पत्नी ने भी जो अपनी नाराजगी है वो सोशल मीडिया पर दिखाई थी। और इसके पहले के अगर मैं ट्वीट का जिक्र करूं तो लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि लोकसभा में जो पुराने चेहरे हैं, पुराने घोड़े हैं, उन पर दाव ना लगाया जाए बल्कि नए चेहरों को उतारा जाए। और साथ ही उन्होंने निशाना साधा था नेताओं की पत्नियों के चुनावी जो नाम है, टिकट के नाम है, उसके सामने आने पर। लगातार मांग उठ रही थी
एक तरीके से सिंधिया पर भी उन्होंने निशाना साधा था, क्योंकि उनकी पत्नी को जो है लगातार टिकट देने की मांग उठ रही थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से निशाना उन्होंने वहां पर साधा था और कहा था कि नेताओं की पत्नियों को टिकट देना हानिकारक हो सकता है कांग्रेस के लिए। ऐसे में अब ऑब्जर्वर पे लक्ष्मण सिंह ने निशाना साधा है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई, और अक्सर जो है इस तरीके से विवादित ट्वीट करके वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। और खबर तो दरअसल यही है कि सुर्खियों में बने रहना है, क्योंकि लगातार दरकिनार कर दिया जाता है उनको। अभी सीनियर लीडर है लेकिन फिर भी उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, जिसको लेकर उनकी पत्नी ने नाराजगी दिखाई थी। ऐसे में लगातार चर्चा सोनिया सुनिए, एक बात और भी है, क्या ऐसे नेता ही पार्टी को कमजोर नहीं करते हैं इस तरह की बयानबाजी कर, और ये क्या सबसे पुरानी और बड़ी समस्या नहीं है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात आप सही कह रहे हैं। गुटबाजी लगातार ये समस्या सामने आती है। हाल ही में मुकेश नायक ने भी अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर चिट्ठी लिखी और कहा कि गुटबाजी जो है वही जो है पार्टी को कमजोर कर रही है। ऐसे में इस तरीके के ट्वीट लगातार गुटबाजी को ही सामने ला रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी बातों से कि किस तरीके से अंदर खेमे में जो अंतर कलह चल रही है। और उसी का ये एक नमूना अब सोशल मीडिया पर सामने आया है, जब लक्ष्मण सिंह ने इस तरीके का ट्वीट किया है कि वोट बैंक को कम करते हैं पर्यवेक्षक का काम होता है कि वो आए, ऑब्जर्व करे, चीजों को देखे और अच्छी एडवाइस दे। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है उससे साफ तौर पर यही दिख रहा है कि वो उससे नाराज है और एक तरीके से जो अपनी बात है वो सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि सोनिया पार्टी के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और एक नई रणनीति के तहत सुर्खियां तो हासिल कर ही रहे हैं। खबर दरअसल यही है, लेकिन एक और बात अपने दर्शकों को हम बता दें कि शिवराज, माफ कीजिएगा, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच 36 का आंकड़ा है, वो भी जग जाहिर है। गुना से लक्ष्मण सिंह विधायक हैं, पत्नियों पर निशाना साध रहे हैं। ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी राजे, उनकी संभावना है कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ें, और इसके अलावा दिग्विजय सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ने की उनकी आशंका पहले जाहिर की जा रही थी। यानी कि एक तीर से लक्ष्मण सिंह ने कई निशाने साधे हैं। यार खबर बीजेपी खेमे से है, कहा जा रहा है कि बीजेपी 40% सांसदों के टिकट काट सकती है। बड़ी संख्या में ऐसे सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। दरअसल पार्टी ने एक सर्वे कराया है और उसके बाद सांसद डरे हुए हैं और इसी के चलते अब उन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, भागदौड़ शुरू कर दी है। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस खबर पर और डिटेलिंग के लिए पूजा माथुर मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, 10 सांसद बताया जा रहा है कि रिपोर्ट बहुत खराब है, 40% सांसदों के टिकट कटने की तैयारी है, क्या है अंदर की खबर? देखिए, बीजेपी में लगातार चर्चा चल रही है, बैठकें चल रही है और इस बैठकों में एक इंटरनल सर्वे भी किया जाता है और इस सर्वे में ये पाया गया है कि 40% सांसद ऐसे हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही कमजोर आया है, और 10 सांसद ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट कार्ड में चिन्हित हुए हैं अपने कमजोर परफॉर्मेंस को लेकर के। और इसी वजह से लगातार सांसद अब घबराए हुए हैं कि आखिर करें तो करें क्या, और अब भोपाल के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से लगातार मिले जा रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कन्विंस किया जाए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर कोई नए भी दावेदारी ठोक रहे हैं तो इस बात को लेकर के कि बहुत कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश संगठन महामंत्री को कि अगर वो बनते हैं एक प्रत्याशी तो वो जनता को निराश नहीं करेंगे, पार्टी को निराश नहीं करेंगे और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके मुकाबले एक मजबूत और दमदार प्रत्याशी घोषित होंगे। उस बात को लेकर के लगातार बिल्कुल पूजा, भोपाल तक तो लॉबिंग नजर आ रही है, भागदौड़ अगर हो रही है, लेकिन ये लॉबिंग क्या दिल्ली भी जाएगी? यकीनन जब भोपाल में सरगर्मी इस बात को लेकर के है तो इसका पार्टी जो भी एक रिपोर्ट कार्ड के तहत एक जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर रही है वो यकीनन आला कमान को ही पहुंचाएगी और अमित शाह ही उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे ये तय करेंगे कि उस प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाए या नहीं। तो ये एक अभी लोकल सर्वे किया जा रहा है जिसमें एमपी के ही पूरे हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं सांसदों के कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, कौन अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और फिर ये रिपोर्ट कार्ड जो एक तय किया जाएगा उसको पार्टी के आला कमान अमित शाह तक पहुंचाया जाएगा और फिर जो फाइनल डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसे टिकट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर फाइनल तो सेंट्रल लीडरशिप को ही करना है, लेकिन दरअसल डर की वजह यह है, दरअसल खबर यह है कि विधानसभा चुनाव में भी कई सर्वे पार्टी के जरिए करवाए गए थे। उन सर्वे में साफ कहा गया था कि आपको पार्टी के सिटिंग विधायकों का, मंत्रियों का टिकट काटना होगा, लेकिन चूंकि सेंट्रल लीडरशिप से हरी झंडी नहीं मिली थी इसलिए टिकट नहीं कटे थे। इस बार डर की वजह यह है कि
पूरा जो नेतृत्व है वो अमित शाह और मोदी के हाथों में है। और इस बार अगर कोई भी सांसद थोड़ा भी कमजोर नजर आता है तो टिकट कटना तय है। और इसी के चलते भागदौड़ अभी से शुरू कर दी है, अभी से फील्डिंग सांसदों ने जमानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही खबर यह में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।